तो हमारी टीम पहुंच गई है प्रयोगशाला जहां मृदा परीक्षण होता है। ये नमक सारी गायें निरंतर अपने हिसाब से चाटती रहती है, जिससे उनके शरीर में किसी प्रकार की कैल्शियम की कोई कमी कभी भी नहीं आएगी। कहीं ना कहीं वो अपने जो दाम के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। किसान उस बिना जहर के, बिना यूरिया, बिना डीएपी का गेहूं जिन कंज्यूमर को दे रहा है, वो कंज्यूमर उस किसान को भगवान समझता है कि हमारे को अमृत उपलब्ध करवा रहा है। सबका उत्पादन रासायनिक कृषि से सवाया लेते हैं, एक्स्ट्रा लेते हैं। आधी अधूरी जानकारी के चक्कर में उनका उत्पादन कम होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनम राय। आज हम और हमारी पूरी टीम जो है राजस्थान में कोटा जिले में पहुंच गई है। तो हम आज पहुंच गए हैं, आपको दिखा रहे हैं, हम पहुंच गए हैं गोयल ग्रामीण विकास संस्थान। तो आखिर गोयल ग्रामीण विकास संस्थान है क्या जो हमारी पूरी टीम को यहाँ आने पे मजबूर कर रही है? तो आपको बता दें कि ये ऐसी संस्थान है जो किसानों को जो है जैविक खेती का प्रशिक्षण देती है, मात्र फ्री में, कोई इसका पैसा नहीं लगता है। और यहाँ पे बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से जो है जांच होती है, प्रयोगशालाएं हैं। यहाँ पे किसान आते हैं बहुत दूर दूर से, सिर्फ राजस्थान के ही नहीं, देश के अलग अलग विभिन्न जगहों से किसान आते हैं और यहाँ पे प्रशिक्षण लेते हैं। यहाँ पे कृषि वैज्ञानिक जो है आते हैं और बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं यहाँ पर बड़े बड़े तबके के जो है यहाँ पे चौपाल लगाया जाता है गाँव-गाँव जाकर, ताकि किसानों को कहीं ना कहीं जो है ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ावा देने के लिए। तो ये जो पूरा आप देख रहे हैं गोयल ग्रामीण विकास संस्थान, ये बहुत ही अलग है क्योंकि हमारी टीम जो है यहाँ पे मौजूद है। तो आइए आपको हम पूरा जो है ये संस्थान दिखाएंगे, यहाँ पे कैसे खेती की जाती है जैविक तरीक़ों से वो दिखाएंगे। और हमारे साथ जो है बहुत सारे एक्सपर्ट मौजूद रहेंगे, वो भी आपको बताएंगे कि कैसे जो है वो जैविक खेती कर रहे हैं। 2022 से जो है इसकी शुरुआत हुई है। तो कहीं ना कहीं आपको गोयल ग्रामीण विकास संस्थान में एक अलग झलक देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारी टीम आज यहाँ पे पहुँची है। हमने भी जब यहाँ पे पहुँचे और जब यहाँ पे देख रहे हैं कि सिर्फ धनिया ही नहीं, यहाँ पे तेजपत्ता से लेके हर मसाले, फूल की, फल की, हर जगह जो है ऑर्गेनिक तरीके से खेती कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से। पशुपालन पे भी यहाँ पे जो है बहुत ही बड़ा जो है ध्यान दिया जा रहा है पशुपालन को। मधुमक्खी पालन है, तो बहुत अलग अलग तरीक़ों का वो है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम ऐसी प्रयोगशालाएँ जाएंगे जहाँ पे मिट्टी से लेके दवाई से लेके हर एक फसल की जाँच भी यहाँ पे होती है। तो चलिए आइए, आप सबसे पहले हम आपको प्रयोगशाला ले चलते हैं। तो हमारी टीम पहुंच गई है प्रयोगशाला जहां मृदा परीक्षण होता है, यानी कि मिट्टी की जांच होती है। तो हमारे साथ जो है हम सर मौजूद हैं। तो सर, ये जो है यहाँ पे मिट्टी की जांच होती है, तो आप किस तरीके से मिट्टी की जांच करते हैं? ये सभी पोषक तत्व जाँच किए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, पोटास हो गया, फास्फोरस हो गया। इसके साथ ही अपन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी टेस्ट करते हैं, जो आगे जाके देखेंगे अलग लेबोरेटरी में। और इसके साथ साथ अपन कंपोस्ट हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, वो सारी चीज़ें टेस्ट करते हैं। साथ ही अपने गौशाला में जो बाटा वगैरह यूज करते हैं, वो भी अपन टेस्ट करते हैं। तो क्या एक बार हमें आप दिखाएंगे कि ये टेस्ट कैसे होता है? ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन और प्रोटीन टेस्ट करने के लिए काम आते हैं। इसके अलावा इधर है अपना फ्लेम फोटोमीटर है, जो अपना पोटास, कैल्शियम और सोडियम टेस्ट करने के काम आता है। अपना pH मीटर है, जो सभी चीज़ ये pH मिट्टी की जो तीव्रता वो जांच की जाती है। मिट्टी का हो, चाहे पानी का हो, चाहे गौमूत्र का हो, किसी भी चीज़ का pH टेस्ट करना हो, चाहे ब्लड का हो, सब चीज़ का pH मीटर इसी से टेस्ट किया जाता है। साथ में अपने पास TDS मीटर है, जो पीने का पानी का TDS हो गया, या सॉइल में EC हो गया, वो वगैरह टेस्ट करने के लिए है। इधर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, इसमें अपन टेस्ट करते हैं एग्रीकल्चर में फास्फोरस, सल्फर, बोरोन, मोलिब्डेनम वगैरह चीज़ें टेस्ट। और हमारी टीम एक और प्रयोगशाला पहुंच गई है, पादप रोग विज्ञान प्रयोगशाला। तो यहाँ भी जानेंगे हम कि कैसे जो है यहाँ पे यूज़ होता है। तो मैम, हमें बताएंगे आप कि जो यहाँ पे पादप रोग प्रयोगशाला है, यहाँ पे कैसे मशीन का यूज़ होता है, जो प्लांट होती है उसमें जो बीमारियाँ होती है वो कैसे पता करते हैं? तो इसको सबसे पहले हमें प्लांट में जो डिज़ीज़ हो रही है, पहले हमें उसको देखना होगा कि वो कौन सी है। जनरली किसानों को लगभग पता होता है कि उगता रोग, बहुत सारे झुलसा रोग, अर्ली ब्लाइट, ये सब रोग होते हैं। फिर हम लोग वो सैंपल्स लेके आते हैं, जहाँ पे भी डिज़ीज़ है प्लांट का सैंपल लेके आते हैं, उसे आइसोलेट करते हैं। यहाँ पे जो फंगल डिजीज़ है या बैक्टीरियल डिजीज़ है, आइसोलेट करने के बाद जैसे आप लोगों को यहाँ पता है कि गाय का गोबर का यहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो उसके अंदर के बहुत सारे ऐसे बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उस
उसका एंटागोनिस्ट इफेक्ट लगाया जाता है, जिससे जो हार्मफुल जो फंगस है या बैक्टीरिया है वो जो गाय के गोबर के अंदर जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स है वो उसकी ग्रोथ को होने नहीं देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये लेमिनार एयर फ्लो है, इसके अंदर ये वर्किंग लेमिनार एयर फ्लो, इसके अंदर यूवी फिल्टर लगा होता है जिसकी वजह से स्टरलाइजेशन का प्रोसेस इसमें होता है। आप इसको यूवी को ऑन करके 20 मिनट तक स्टरलाइज होने दें और उसके बाद अपना काम स्टार्ट करें। ये है सेंट्रीफ्यूज, जिससे आप जैसे प्रोटीन है तो उसको अलग करना, डीएनए को अलग करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज मतलब सेपरेट करने के लिए, जैसे कोई भी मिक्सचर है तो ये ऐसे सेंट्रीफ्यूज होगा तो जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं चाहे वो डीएनए के हो या टिश्यू कोई भी हो तो वो नीचे पैलेट के रूप में जम जाता है और ऊपर जो सुपरनेटेंट होता है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। और ये वेइंग मशीन है, ये कॉलोनी काउंटर है, जो बैक्टीरियल कॉलोनीज होती है जो काफ़ी स्मॉल होती है उसको जो हम काउंट करते हैं तो दिक्कत आती है, तो ये डिजिटल कॉलोनी काउंटर है, हम इससे काउंट करते हैं, इससे थोड़ा एनलार्ज हो जाता है, मैग्नीफिकेशन हो जाता है। इसके अलावा आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं फंगस और बहुत सारे बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं उसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं और एंटागोनिस्ट लगा के देखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि इसकी वजह से हम गोबर से क्या कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं। गोबर को अलग अलग तरीके से यहाँ पे यूज़ किया जाता है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर जो जांच होती है फिर आप जो उसका सॉल्यूशन निकालते हैं वो बिल्कुल ऑर्गेनिक निकालते हैं। हाँ बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है, क्योंकि किसान जो भाई है वो क्या करते हैं, जाते हैं दवाई डाल देते हैं, छिड़क देते हैं। अगर दवाई का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, जो भी यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिक ही होता है। माइक्रोब का मतलब बेनिफिशियल भी होते हैं दोनों की ग्रोथ के, सी एक्स्ट्रा केमिकल डालने की जगह हमारे जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं उन्हीं का यूज़ करके जो हार्मफुल जो माइक्रोब्स हैं उनको किल करते हैं। थैंक यू। प्रयोगशालाएँ तो देख ली, अब हम बीज देखेंगे। ये जो बीज है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारे जो बीज है ये ऑर्गेनिक है, प्राकृतिक तरीके से उगाए गए बीज हैं। ये बहुत सारे बीज हैं, हर अलग अलग तरीके के हैं। खीरा का बीज है, कद्दू का बीज है और ये लौकी का बीज है, खरबूजे का बीज है। ये सारे बीज जो है किसान को दिया जाता है जब वो खेती करते हैं उगाने के लिए ऑर्गेनिक सैंपल के रूप में। और जब ये सैंपल उनका हो जाता है तो उनसे फिर वापस ले भी लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे राजमा से लेकर अरहर, ये फूल के भी हैं, देखिए गेंदा के, ये सारे ऑर्गेनिक हैं। यहाँ पे कैमोमाइल, तो ये सारे बीज जो हैं ये सैंपल के तौर पे रखा गया है यहाँ पे। इसका यूज़ जो है किसान को सैम्पलिंग के लिए दिया जाता है। जो शुरुआत करते हैं जैविक खेती की तो उनको उस टाइम सैम्पलिंग के लिए यही बीज दिया जाता है यहाँ से। अभी अब थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि मौसम का जो वेदर कैसे चेक करते हैं, अब हम देखेंगे कि बूंद बूंद सिंचाई कैसे करते हैं। और इससे पीछे तालाब है, तो सर सबसे पहले ये जो बूंद बूंद सिंचाई है वो कैसे होती है? ये अपने पास में एक 3 मिनट का चैम्बर है पूरा, जिसमें पूरी एक सिस्टमेटिक तरीके से लगी हुई है, जिसमें जो भी चीज़ें चाहिए सारी है। तो इसमें जैसे अपने एक एक चीज़ की बात करते हैं आगे, उसके अलावा ये जो वाल हैं इसमें NRV बोलते हैं, इसको नॉन रिलीज वाल। जब भी अपने मोटर बंद हो जाती है तो जो इसमें पानी है वो बाहर नहीं निकलेगा। और ये जो पानी है जो पीछे तालाब में, ये कौन सा पानी है? ये फार्म पौंड है, इसमें वर्षा का पानी आता है, उसके बाद में जैसे अपने पास जब मोटर बंद रहते हैं तो उनका पानी भी इसमें छोड़ देते हैं। इसमें जो अपना यहाँ का 40 बीघा ज़मीन है उसका जैविक पानी यानी कि शुद्ध पानी आता है। आसपास वाला जो रासायनिक खेतों का पानी वो अपने फार्म में नहीं आता है। तो इसमें जैसे अपने 40 ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि आसपास के किसान अगर रासायनिक खेती करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा कुछ हो तो हमारी ज़मीन पर भी असर पड़ेगा। तो इसमें अपना एक कॉन्सेप्ट है कि खेत का पानी खेत में हो, खेत का कचरा खाद वगैरह जो भी सारी चीज़ें अपने खेत आधारित की खेती करते हैं तो उसमें सारी चीज़ें अपने खेत पे हो। तो उसमें पानी भी अपना है, बीज भी अपना है, खाद भी अपनी है और दवा भी अपनी है। तो इसमें जैसे अपन ड्रिप की बात कर रहे थे तो इसमें जो ये वाल हैं तो उसके अलावा ये ARV है, एयर रिलीज वाल। उसके अलावा इसका ये जो मेन चैम्बर है, ये वाला चैम्बर है जिसको सेंट फिल्टर बोलते हैं। उसके अलावा आगे डिस्क फिल्टर है, अल्लाह जो मेन पार्ट है इसका वो वेंचुरी बोलते हैं। वेंचुरी का मतलब में कोई भी फर्टिलाइजेशन वगैरह करते हैं तो यहाँ पे जैसे पानी के साथ में कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर होता है तो पानी के साथ में दे सकते हैं उसको। ड्रिप का पानी पाइप के द्वारा यहाँ बनी हुई है आप तो यहाँ पे जैसे अपने सब्जियों में देखा था वहाँ पे ड्रिप लगी हुई थी तो उसमें अंडरग्राउंड पाइपलाइन है तो उसके तो यहाँ से पानी चल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे एक खास बात है, जैसे अपने जो गेहूँ को 1 किलो गेहूँ को पैदा करने के लिए कितना पानी चाहिए, तो ये जैसे ये वाला वाटर तो ये जब भी ड्रिप चलती है तो इसमें पानी रिकॉर्ड हो जाता है।
पता चल जाए कि गेहूं के अभी इतने ही पानी की जरूरत है? जैसे मतलब आप कोई भी चीज़ लगाते हो तो उसमें कितना पानी चाहिए, 1 किलो धान को पैदा करने में, गेहूँ को पैदा करने में कितना पानी चाहिए, बस सारी चीज़ें यहाँ पे पता तो चलती आपने देखा कि ये जो बूंद बूंद सिंचाई है ये कितना जो है हमारे लिए लाभदायक है। ये तक बता देता है कि हमारी फसल को कितनी पानी की ज़रूरत है, कितनी पानी की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं जो हमारे बारिश का पानी जो वेस्ट जाता है उसको भी हम कहीं ना कहीं प्राकृतिक तरीके से तो नहीं कर सकते, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसको स्टोर करते हैं और उसका भी यूज़ यहाँ पर हो रहा है। के माध्यम से अलग अलग व्यक्तिगत भी आती है। आज ये डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर जो 12 में हमारा चलता है, उस संस्था के माध्यम से ये सभी आई है और इनकी वाहन व्यवस्था और इनकी सारी व्यवस्थाएं उस डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर के माध्यम से हुई है। ये बहनें, इनके जो कोऑर्डिनेटर है वो इनको यहाँ पर लेके पहुँचे। यहाँ निरंतर ऐसी 45-60 संस्थाओं के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो रेगुलर यहाँ किसानों को लेकर आते हैं, उनको यहाँ पर प्रशिक्षण दिलाते हैं। हमारे वैज्ञानिक इनको सारी जानकारियाँ देते हैं। वैसे हमारे यहाँ किसान व्यक्तिगत भी पहुँच सकता है। हर महीने की 15 तारीख को यहाँ पर कार्यक्रम रहता है जिसमें वो सुबह से शाम तक जानकारियाँ प्राप्त कर सकता है। अन्य दिनों पर भी अपनी रुचि अनुसार यदि वो कोटा में आता है तो उनको आना ही चाहिए। ये प्लेटफॉर्म उनके लिए। बहुत सारे किसान भाइयों का आपका सवाल रहता है कि हम गेहूं की खेती करते हैं, अगर हम जैविक खेती करेंगे तो हमारा उत्पादन कम होगा। हमारे साथ पवन जी मौजूद हैं। रासायनिक खेती करते हैं तो उनका उत्पादन ज़्यादा होता है। बहुत किसान भाइयों का ये सवाल रहता है और वो जैविक की ओर नहीं बढ़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो अपने जो दाम के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आप बताइए इसका मार्केट कहाँ है और इसका उत्पादन कितना ज़्यादा हो रहा है? पहली चीज़ ये क्लियर करें कि ये एक भ्रम है। जैविक कृषि से उत्पादन कम होता है, ये बहुत बड़ा भ्रम है जो किसानों के दिमाग में बड़े स्तर से स्थापित हो चुका है। मैं आपको हमारी फसल दिखा रहा हूँ, पीछे आप कैमरे से देखिए। ये करनाल की हाइल्ड वेराइटियाँ हैं, टॉप वेराइटियाँ हैं भारत की गेहूं की। अब आपको मैं स्पष्ट कर देता हूँ, हमारे यहाँ गेहूं का उत्पादन 25 क्विंटल प्रति एकड़ प्रोडक्शन आया है। पहले वर्ष में भी आया है, दूसरे वर्ष में भी आया, तीसरे वर्ष में भी आया। 25 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ गेहूं का उत्पादन आया है। ऐसे हम अनाज, दाल, फल, औषधियाँ, मसाला, सब्जियाँ, सबका उत्पादन रासायनिक कृषि से सवाया लेते हैं, एक्स्ट्रा लेते हैं। तो ये भ्रम है किसानों का। यदि ऐसा सोचते हैं या कोई भी व्यक्ति इस बात को सोचता है कि जैविक कृषि से उत्पादन घटता है, हाँ, क्यों घटता है इसके पीछे भी बात है कि वो पूरी कंपोस्ट नहीं देते हैं, पूरी तकनीकी जानकारी नहीं देते हैं। जो चीज़ जितनी उसको चाहिए वो उपलब्ध नहीं करवाते हैं, तो आधी अधूरी व्यवस्था, आधी अधूरी जानकारी के चक्कर में उनका उत्पादन कम होता है। और हमारे यहाँ पर हमसे जुड़े हुए सैकड़ों किसान ऐसे हैं जिन्होंने पहले वर्ष में उत्पादन रासायनिक खेती के बराबर नहीं, उससे ज़्यादा लिया है। तो ये आपको स्पष्ट है कि रासायनिक खेती के बराबर नहीं, उससे ज़्यादा उत्पादन जैविक खेती में आता है। पहले वर्ष में भी आता है, दूसरे में भी आता है, उसके बाद तो उसका कोई तोल नहीं है। उत्पादन निरंतर बढ़ता ही जाता है। सर, एक और सवाल है मेरा। किसान भाइयों में एक डर रहता है कि मार्केट में प्राइस नहीं मिलेगा, तो आप बताइए दोनों में डिफरेंस कितने प्रतिशत का रहता है? देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, जानकारी के अभाव में कई सारे जो भ्रम हैं दिमाग में स्थापित हो चुके हैं। उसमें एक विषय आता है कि मार्केट नहीं मिलता। हमारे ऐसे किसान हैं जिसमें पहले वर्ष में उन्होंने 50 रुपये किलोग्राम, 5000 रुपये क्विंटल गेहूँ बेचा है। तो ये तो एक विषय है कि उनको मार्केट के लिए आगे आना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, सैंपल देना पड़ेगा, थोड़ा टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर एक के बाद जो इसको अपन कहेंगे कि माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से उनका उत्पाद कि कंज्यूमर के तब आराम से पहुंचेगा और उसका मूल्य भी उनको अच्छा मिलेगा। जहां 26 रुपये किलो गेहूं का रेट है, वहीं पर इसकी डबल रेट किसानों को मार्केट में मिल रही है और उनको एक बहुत बड़ा सम्मान मिल रहा है। जो किसान उस बिना जहर के, बिना यूरिया, बिना डीएपी का गेहूं जिन कंज्यूमर को दे रहा है, वो कंज्यूमर उस किसान को भगवान समझता है कि हमारे को अमृत उपलब्ध करवा रहा है। तो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि कहीं पर मार्केट नहीं मिलेगा। मार्केट अच्छा है, उत्पाद है ही नहीं, करने वाले ही नहीं है। कोई करने वाले हैं तो गोयल ग्रामीण विकास संस्थान से संपर्क कर सकते हैं, हम निश्चित तौर पर उनकी मदद करें। तो कहीं ना कहीं अवेयर जो है नहीं है किसान। जो किसान अवेयर नहीं है उनको अवेयर होने की ज़रूरत है। आप रजिस्ट्रेशन कराइए जैविक खेती की। बहुत सारे सरकार ने जो है हेल्प कर रहा है, हमारी संस्थान हेल्प कर रही है। आप कोटा ज़िले के जो किसान भाई हैं उनको तो कम से कम आपके पास आना ही चाहिए। भारत की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हमारे भारत के पूरे 28 राज्यों के लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। चाहे हम सिक्किम की बात करें, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, कहीं शिलांग की बात करिए, हर राज्य, दक्षिण भारत की बात करें या गुजरात की बात करें, हरियाणा, मध्य प्रदेश की बात करें, सब किसान यहाँ निरंतर पहुँच रहे हैं। अभी 4 दिन पहले मध्य प्रदेश के पूरा ग्रुप यहाँ पर आके भाग लेके चुक गया है, प्रशिक्षण प्राप्त करके गया है। तो इस बात, ये तो सबके लिए, पूरे भारत के लिए है। आपको तो ये भी बात बता रहा हूँ कि यूएसए और जापान, अफ्रीका तक के लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं। ये पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए संस्थान है जहाँ यहाँ आके प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। पर ये प्रत्यक्ष देख के प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। तो
आप किसान भाई जरूर आए, देश के कोने कोने से आए, क्योंकि हमारे यहाँ जो है यहाँ पे संस्थान में आपको जो है ट्रेनिंग देने के लिए, जो है सेवाएं देने के लिए पूरे दिन रात हर रोज जो है मौजूद है सर। अलग अलग विषय के अनाज के लिए अलग वैज्ञानिक है, तो दाल वाली फसल का अलग वैज्ञानिक है, तेल वाली का अलग है, सब्जियों वाली का अलग है, औषधियों वाली का अलग है, मसालों का वैज्ञानिक है अलग है, खाद बनाने के अलग लोग हैं, दवाई बनाने के अलग लोग हैं, तो बीज बनाने के लिए ब्रीडिंग के लोग अलग है। हर विषय के अलग अलग वैज्ञानिक यहाँ पर काम कर रहे हैं और उनके ऊपर एक बहुत अच्छी गवर्निंग बॉडी काम कर रही है, उनके ऊपर एक एडवाइजरी बोर्ड काम कर रहा है जो इस विषय के बहुत अच्छे वैज्ञानिक हैं, तज्ञ हैं, अनुभवी हैं और शिक्षित हैं, जिनको कई वर्षों का बहुत बड़ा ज्ञान है। आप उन सबसे ये ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या कहते हैं बताया ही नहीं जाएगा, प्रैक्टिकल करके भी दिखाया जाएगा। तो आप जरूर आए, एक बार जरूर विजिट करें और समझें। कहीं ना कहीं आपको अपने घर से निकलने की ज़रूरत है, एक कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और देश को कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल जैविक ही हल ये मानने की ज़रूरत है आप किसान भाइयों को, क्योंकि आप किसान भाइयों से ही हमारा देश है, हमारी अर्थव्यवस्था है, हमारा पर्यावरण सुरक्षित है। तो आप किसान भाई से अपील है कि आप घर से निकले, ऐसी संस्थान है जो आपकी मदद के लिए दिन रात तैयार है। यहाँ पर किसान भाई जलवायु परिवर्तन की बात आज सामने आ रही है। मैं आपको बताता हूँ जैविक खेती से जलवायु परिवर्तन का समाधान आसानी से है। आप यहाँ देख सकते हैं हमारी खेत के हर मेड़ के ऊपर, ये मेड़ के पीछे आप देख सकते हैं 5-5 मीटर पर वृक्ष लगे हुए हैं और इस प्रकार के करीब 125 वृक्ष मेड़ के ऊपर ही लगे हुए हैं। तो खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़ और पेड़ से किस तरह पैसा मिल सकता है, ये हरड़ लगी हुई है। अभी आप इस कैमरे के सामने ये औषधीय है जिससे तिपला बनाने के लिए काम आती है। तो ये हरड़, पहेड़ा, आंवला ये सब मेड़ के ऊपर लगा हुआ है। मेड़ से इकोनॉमी किसान प्राप्त कर सकता है। दूसरी बात, इसकी बीज से पौधा बना सकता है, कटिंग करके पौधा तैयार कर सकता है, मेड़ से इकोनॉमी ले सकता है। और कईयों को इस बात का भ्रम रहता है कि पेड़ों के नीचे फसल नहीं होती, तो वो भ्रम को दूर करें। यहाँ पर गेहूँ देखें, खेत के नीचे, मेड़ के नीचे यहाँ पर गेहूँ का उत्पादन हो रहा है। मेड़ पर अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। और मैं आपको बताता हूँ, जहाँ हमने शुरुआत की उस समय 8-10 प्रकार के पक्षी दिख रहे थे, आज 125-150 प्रकार के पक्षी यहाँ पहुँच चुके हैं जो मांसाहारी है, जो कीटों को खाने का काम करते हैं। तो जैविक खेती जलवायु परिवर्तन में बहुत बड़ा काम करती है। दूसरा ये देखो, ये जो वृक्ष हैं आज 4 फीट 6 फीट नीचे से पत्ते, आप ये अब ये पत्तों में जितने भी पोषक तत्व 4 से 6 फीट नीचे से लिए हुए हैं और सारा ऊपर लाके छोड़ रहे हैं। तो इससे बढ़िया काम कौन कर सकता है? वृक्ष करते हैं। जैविक खेती में इस प्रकार के कई सारी गतिविधियां होती है जो किसान को इन्हीं प्रकृति और सृष्टि को भी लाभ पहुंचाने का काम करती है, जिससे जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन जैसे विषय वो आराम से हल किए जा सकते हैं। किसान भाई, जो बहुत सारे किसान भाई हैं वो रासायनिक छोड़ जैविक खेती की ओर जो है कदम बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मन में डर रहता है सर उनके कि हम शुरुआत कैसे करें। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमें हमारे आधा एकड़ से इस प्रयास को शुरू करना है, जिससे आपका प्रशिक्षण भी हो जाएगा, प्रयोग भी हो जाएगा और घर में खाने के लिए सारी चीज़ें आपको प्राप्त भी हो जाएगी। जैसे हमारी ये एक पोषण वाटिका पीछे आप देख सकते हैं, ये एक पोषण वाटिका का मॉडल है जो मैं आपको इस पर्दे में आपको दिखा देता हूँ। ये एक पोषण वाटिका है 1620 वर्ग मीटर की, जिसमें अनाज, दाल, तेल, फल, मसाला, औषधियाँ और चारा सब जीवंत हैं। अभी आपको प्रत्यक्ष में एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ। ये पीछे अनाज के तौर पर हमारे यहाँ जौ लगी हुई है और पीछे उधर की तरफ आप दिखाएंगे तो गेहूं लगे हुए हैं, जो जीवंत गेहूं लगे हुए हैं पीछे की तरफ में। ये पीछे इस वाटिका के गेहूं आप पीछे देख सकते हैं, वो गेहूं लगे हुए हैं। 800 वर्ग मीटर में इस यहाँ पर गेहूं लगे हुए हैं। तो हमारे यहाँ अनाज हो गए 2 प्रकार के। उसके बाद में हम बात करते हैं तेल की। ये तेल में आप यहाँ पर कटा हुआ सरसों देख सकते हैं और दूसरा उसके पास में अलसी देख सकते हैं। ये 2 प्रकार के तेल हो गए। उसके बाद में हम बात करेंगे दाल की। अभी आप यहाँ देख सकते हैं, इधर दिखाएं, ये चना लगा हुआ है और इस चने के पास में भी साथ साथ में हम मसूर भी कर सकते हैं आराम से। इस चने के आगे फील्ड में अपने वहाँ पर मसूर भी है। तो अनाज भी हो गया, दाल भी हो गई, तेल भी हो गई। फलों में आप इधर मैं खड़ा हूँ आंवले के पेड़ के नीचे और पीछे की तरफ जामुन लगे हुए हैं। जो लास्ट में आप खेत की यदि मेड़ दिखा सकते हैं तो पीछे क्या लगे हुए हैं कि हमारे फलदार पेड़ में जामुन है, इमली है, इस तरह के पेड़ भी लगे हुए हैं। तो और ये साइड में आप पीछे उधर की तरफ देखेंगे तो सब्जियां भी लगी हुई है और गाय का चारा उस दीवार के पीछे भी लगा हुआ है। अब बाकी क्या रहा? चारा भी आ गया, अनाज भी हो गया, दाल भी आ गई, तेल भी आ गया, औषधियाँ भी आ गई, फल भी आ गया, मसाला भी ले सकते हैं इसके साथ साथ। तो एक परिवार के 5 से 6 सदस्यों के लिए 1620 वर्ग मीटर के अंदर सब तरह की चीज़ें वो करके, इसे अब आगे खरीफ के अंदर
वही अनाज के तौर पर वो बाजरा, मक्का और सावा इस तरह की फसल ले लेगा। तेल के तौर पर मूंगफली और तिल ले लेगा, और दाल के तौर पर मूंग, उड़द और इस तरह की फसल लेगा। तो वर्ष भर में 50-60 तरह की फसलों का प्रत्यक्ष प्रशिक्षण उसको 1 बीघा 1620 वर्ग मीटर से प्राप्त हो जाएगा। आगे मार्केट मिलने पर और उसका अच्छा ज्ञान प्राप्त होने पर उस विषय को वो आगे बढ़ा सकता है। तो एक बीघा या आधा एकड़ से एक गाय के गोबर और गौमूत्र के उपयोग से ये इस विषय को आगे बढ़ा सकता है। ये बहुत बड़ी जानकारी मिलेगी। और एक बात आपको और बता देता हूँ कि भारत के यदि 10 करोड़ किसान यदि एक बीघा पर भी आधा एकड़ के ऊपर भी यदि प्रयास करते हैं तो भारत की आधी जनसंख्या को पहले वर्ष में ही बिना यूरिया, बिना डीएपी, बिना जहर का उत्पादन प्राप्त हो सकता है। अमृतमय अनाज, दाल, तेल, फल, मसाला प्राप्त हो सकता है, पहले वर्ष में प्राप्त हो सकता है। इसका जीवंत उदाहरण यहाँ पर है। और ये केवल यहाँ पर नहीं है, ऐसा हमारे कई किसानों ने इसको प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित करने के लिए अपने खेतों पर प्रयाग कर रखे। तो आप कहीं ना कहीं शुरुआत जो है 1 बीघा से कीजिए। 1 बीघा में आपने देखा कि एक साथ जो है घर का सारा सामान बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको प्रशिक्षण की ज़रूरत है। तो आप एक बार इनके संस्थान में आइए और एक बार देखिए खुद प्रैक्टिकल, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है। क्योंकि आप सिर्फ वीडियो या ऐसे नहीं जान सकते, हमसे समझ नहीं सकते हैं। आप यहाँ आएंगे और सर आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे। इसमें आपको एक चीज़ और जानकारी के लिए बता देता हूँ कि यदि आप शुद्ध आहार लेंगे तो आप स्वस्थ परिवार रहेंगे। और शुद्ध आहार से आपको स्वस्थ परिवार की जो बात आ रही है उसमें आपको अब किसी प्रकार की कोई चिकित्सा लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा आहार ही हमारा औषधि है। तो आहार औषधि होगा, हमारा अनाज में जितने तत्व होने चाहिए वो मिलेंगे तो निश्चित तौर पर किसी प्रकार का रोग हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करेगा, रोगजनक नहीं आएंगे। तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और हमारी शरीर में ताकत रहेगी, ओज रहेगा और हम ओजस्वी बन पाएंगे। किसी प्रकार की कोई चिकित्सा की आवश्यकता नहीं है। तो आपके अस्पताल का खर्च भी निश्चित तौर पर बचेगा। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। भाई हम बात कर रहे हैं गौपालन की, तो कई बार किसान क्या केवल गाय को बांधना और दूध निकालना, ये 2 बात जानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में उसके आवास को लेके, उसको आहार को लेके, उसके स्वास्थ्य को लेके चिंता करना बहुत आवश्यक है, ताकि वो गाय अच्छा दूध दे और उसका खर्चा कम लगे। आप ये जैसे देखा आपने, स्वास्थ्यकार का पूरा गौगृह 4 भागों में बटा हुआ है और ये है इसकी नाद। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी गाय को सूखा चारा भी मिल रहा है, हरा चारा भी मिल रहा है। जहाँ पर 20 किलो हरा चारा मिलेगा वहाँ पर 5 किलो सूखा चारा भी उसके साथ साथ मिलेगा। ये आप यहाँ देख सकते हैं। अभी 6:30 बजे हमारी गायें अपने खुले आवाज से यहाँ पर गौगृह में आने वाली है, तो इनका चारा आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ में आप देखोगे हमारी सब गायों को नमक दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये नमक के ढेर आप यहाँ पर देखें। ये नमक सारी गायें निरंतर अपने हिसाब से चाटती रहती है, जिससे उनके शरीर में किसी प्रकार की कैल्शियम की कोई कमी कभी भी नहीं आएगी। और कैल्शियम की कमी नहीं आएगी तो गायें अपना गौमूत्र भी नहीं चाटेगी, दीवारें भी नहीं चाटेगी और शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग प्रवेश नहीं करेगा। ये ध्यान रखने वाली बात है कि किसान अपनी गाय को हरा चारा भी दे, सूखा चारा भी दे, नमक भी दे, मिनरल मिश्रण भी दे, जिसको हम खनिज तत्व कहते हैं, वो भी दे, ताकि किसी प्रकार की बीमारियाँ नहीं आती। आप साफ सफाई का गौशाला का भी देख सकते हैं। अभी गायें आएगी तो कितनी अच्छी सफाई है कि हम बैठ सकते हैं आराम से, किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है, कोई मक्खियाँ नहीं है। और इस स्ट्रक्चर को खुला होने की वजह भी है कि इसमें सीधी हवा आ रही है और सीधी धूप आ रही है, तक किसी प्रकार की कोई रोगाणु इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते।